हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एडोलसेंट स्टेज, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था जो कि मुख्यतः 12 से 18 साल की अवस्था होती है। इस एडोलसेंट स्टेज में हम पहले ये जानेंगे कि एडोलसेंट स्टेज है क्या। उसके बाद में हम एडोलसेंट स्टेज में डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, किस प्रकार का इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एडोलसेंट स्टेज में कौन कौन सी डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में, और एडोलसेंस में शिक्षा को हम किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए शिक्षा को इस अवस्था में, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे आज। और आखिरी में इस अवस्था में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता एजुकेटर। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे हों और आपकी लंबी आयु बनी रहे। आप सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खमागड़ी एंड केम छो, जिससे भी आप कनेक्टेड हों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंट स्टेज अर्थात किशोरावस्था। एडोलसेंट स्टेज जिसको लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से लिया गया है। एडोल्सियर मतलब होता है जो मैच्योरिटी की तरफ बढ़े, तो उसे हम एडोलसेंट स्टेज कह सकते हैं, या कहते हैं कि एडोलसेंट जो अवस्था होती है ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, एक कन्फ्यूज़न की स्टेज होती है जिसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत टाइप के चेंजेस आते हैं। फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनल, हर प्रकार के चेंजेस हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टेज जो होती है इसे कन्फ्यूज़न स्टेज भी कहते हैं, या कह सकते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज भी कहा जाता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जो चाइल्डहुड और मैच्योर स्टेज के बीच में होती है। इस वजह से ये अवस्था जो होती है एक कठिन काल भी कहा जाता है, जिसे किलपैट्रिक ने कहा है कि एडोलसेंट स्टेज एक कठिन काल है। इसलिए कठिन काल है क्योंकि ये ना तो इसमें बच्चा बड़ा ही होता है, ना ही वो छोटा होता है, और इन दोनों के बीच में वो एक बीच में रह जाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजिंग जो क्वालिटी है वो निकल के आती है, उसे समझ में नहीं आ पाता। स्टानले और हॉल के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई थी कि एडोलसेंट स्टेज को उन्होंने तूफान और लड़ाई, तूफान और तनाव की अवस्था बताया था, और किलपैट्रिक ने इसे कठिन काल कहा था। अगर मैं इसके एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं कि फिजिकल डेवलपमेंट इस अवस्था में किस प्रकार का होता है, तो किशोरावस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक फिजिकल डेवलपमेंट इसी में देखने के लिए मिलता है। इसमें जो हाइट होती है, मतलब बाल अवस्था के बाद में ये अवस्था आती है, और इसमें जो लंबाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। 14 वर्ष तक की आयु तक अपनी लंबाई, मतलब जो लड़के होते हैं वो 14% जो उनकी मतलब 57% जो है वो 14 साल तक ही डेवलप्ड होती है, जबकि लड़कियों की 14 साल तक 90% हाइट डेवलप्ड हो जाती है। अगर मैं वेट की बात करूं तो दोनों का ही वेट इंक्रीज होता है, लड़के और लड़कियों का। स्टार्टिंग में जब वो 11 से 14 साल तक होते हैं तो लड़कियों का वेट ज़्यादा होता है। जैसे ही 14 साल के बाद में बढ़े हुए ग्रोथ हुआ तो उनमें लड़कों का वेट ज़्यादा हो जाता है लड़कियों के मुकाबले। अगर डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे अगर स्किन और हेयर, स्किन जो होती है लड़कियों की इस स्टेज में बहुत ही सॉफ्ट और कोमल हो जाती है, जबकि लड़कों की स्किन जो होती है वो हार्ड होती है। उनके दाढ़ी, मूंछ जो है वो डेवलप्ड होने लगते हैं। इस अवस्था में जो टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ डेवलप्ड होने लगते हैं, और मसल्स का डेवलपमेंट 33% हो जाता है, और 200 बोन्स जो हैं वो 206 बोन्स का डेवलपमेंट होता है। इनके अलावा बहुत सारे इसमें फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्स चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। मेंटल डेवलपमेंट अगर मैं बात करूं एडोलसेंट स्टेज में, तो एडोलसेंट स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। वुडवर्थ ने इसके बारे में कहा है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पे पहुंच जाता है। इस अवस्था में रुचियों का विकास होता है। बच्चा जो है बहुत सारे कामों में इंटरेस्ट लेता है, उसे इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। उसकी सीखने की क्षमता का विकास होता है, वो बहुत सारी नई चीज़ों को सीखता है, इन्वायरमेंट में जो भी देखता है, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ जो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसको सीखने का प्रयास करता है।
अगला मानसिक योग्यताओं का उसकी विकास होता है, उसके सोचने विचारने का, किसी भी चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का, अंतर करने का वो निर्णय लेता है, समस्याओं का समाधान उस सब के बारे में वो खुद सोचने लगता है। इस अवस्था में बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में डेवलप्ड हो जाता है। बच्चे इस अवस्था में अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनमें लव, फियर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में डेवलप्ड होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरह इसमें हो जाता है। सामाजिक विकास भी इनमें डेवलप्ड होने लगता है। सोशलिज्म और मॉरलिज्म डेवलप्ड होती है पूरी तरह से, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है या ह्यूमन जो है वो एक सोशल बीइंग होता है, सामाजिक प्राणी होता है और उसे हर प्रकार से डेवलप्ड होना पड़ता है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें जो लैंग्वेज डेवलप्ड होती है वो बच्चा जो होता है इसमें हर सेंटेंस, वाक्य और कहानी आसानी से बोल सकता है, सोच विचार भी कर सकता है। इस तरह से उसके में मोरल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलता है। इसमें बच्चा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में सक्षम हो जाता है, समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं विकास की एडोलसेंट स्टेज में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इसमें फास्ट फिजिकल चेंजेस, मतलब जो शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से देखने के लिए मिलता है इसमें। अभी मैंने बात की है कि फिजिकल डेवलपमेंट किस किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी, मतलब मूंछ का उगना, बालों का उगना और लड़कियों की वॉइस में चेंजेस होना और लड़कों की वॉइस में चेंजेस, तो बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। दूसरे इसमें मेंटल पावर का भी डेवलपमेंट होता है, मतलब उनकी याददाश्त बढ़ना, उन्हें तर्क देना, किसी भी चीज़ के डिसीजन लेना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेंटल क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट होता है। और सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, अपना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ गुड बैड हैबिट्स। एडोलसेंट स्टेज एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या है, निराशा बहुत हो सकती है या असफलता, ये किसी अवस्था किसी कारणवश अगर निराशा हो गई, असफलता हो गई या प्यार में कोई कमी हो गई या क्यूरियोसिटी हो गई, मतलब कोई कुछ नहीं प्राप्त हो पाता, तो उनके अंदर क्या है, निराशा बहुत अधिक मात्रा में आ जाती है, वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इन अवस्थाओं में सबसे पहले क्या है कि बच्चा जो है उसको एक अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए। ये बैड हैबिट्स होती हैं जो उसे चाहिए तो चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो गलत रास्ते पे चला जाता है। कुछ अच्छी आदतें ये होती हैं कि वो अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन्स के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगता है, वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में हर जगह जाता है और मतलब अपने धर्म के प्रति उसमें सम्मान जैसा विकसित होने लगता है। तो कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें जो हैं उसमें विकास होने लगती हैं। मेंटल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंट, इसमें बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से सोचता है कि मैं अपने आप पे डिपेंड रहूं, मेरे को किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपने आप से काम करने लगता है, क्योंकि ये अवस्था बड़े और छोटे के बीच की अवस्था होती है, इसलिए वो अपने आप को कुछ बड़ा समझता है और अपने आप से कदम बढ़ाना चाहता है, मतलब अपने आप पे आत्मनिर्भर होना चाहता है, कुछ करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब जो एडोलसेंट्स गर्ल या बॉय होते हैं बहुत ही इमोशनल्स होते हैं, मतलब होप, आशा और निराशा के बीच में फंसे हुए होते हैं। उनमें कभी कभी खुशी, कभी कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी कभी वो दुखी होते हैं, कभी एक्टिव हो जाएंगे, कभी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो बिल्कुल इस अवस्था में प्यार, डर, चिंता, गुस्सा, जलन जैसे इमोशंस का डेवलप्ड होता है लड़के और लड़की दोनों में। अपने अलग अलग होता है वरीड अबाउट प्रोफेशन, मतलब समाज में वो एक अपना इमेज डाउन बनाना चाहते हैं, इसके लिए क्या उन्हें अपने प्रोफेशन की चिंता होती है, व्यवसाय की चिंता होती है कि एक अच्छा व्यवसाय प्राप्त हो और वो अपना नाम रोशन कर सके या कुछ अच्छा करें। दूसरा उन्हें चिंता होती है अपने लाइफ पार्टनर की, कि अच्छा उन्हें लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो सके। इंटरेस्ट, चेंज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उनके लगातार जो इंटरेस्ट होते हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब जैसे किसी बच्चे को जो शुरुआत में मैगजीन स्टोरीज़ पढ़ना होता है, अच्छा लगता है, तो दूसरा ही वो सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो, मतलब इंटरेस्टेड जो होते हैं उनके चेंज होते रहते हैं। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को बैठना अच्छा लगता है, किसी को डांस, किसी को म्यूजिक। इस तरह से क्या उनमें इंटरेस्ट जो है वो लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अगला होता है मोरल एंड इमोरल डेवलपमेंट। इस अवस्था में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो मतलब उसमें धार्मिक फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, उसे समझ में आने लगता है नैतिकता का विकास, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में वो डिसीजन मेकिंग करने लगता है, मतलब डिसीजन लेने लगता है और सही से पहचानने या समझने लगता है किसी भी चीज़ को।
लाइफ मतलब लाइफ, और अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ फिलॉसफी एंड फीलिंग ऑफ सोसाइटी केयर, मतलब जो भी उसकी ज़िंदगी के दर्शन है, मतलब वो कुछ चाहता है जो करना, उसको करने के लिए वो एक निर्माण करता है, एक वे निर्माण करता है। बहुत मतलब इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों प्रश्न उठते हैं, जैसे कि अच्छी और बुरी आदतों पर, सत्य और सत्य के बारे में, मोरल और इमोरल के बारे में। एडोलसेंट जो अवस्था होती है उसमें बच्चा जो है वो अपनी हिसाब से अपनी लाइफ के व्यू चुनता है, एक रास्ता अपने हिसाब से चुनता है और अपने हिसाब से ही सब कुछ करना चाहता है। अगला होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस, मतलब एडोलसेंस की अवस्था में हम शिक्षा को किस प्रकार से बना सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहला होता है बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में उनको शिक्षा देनी चाहिए कि उनमें किस प्रकार के फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी इस एजुकेशन, उनके फिजिकल एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, उनको बताने चाहिए उनकी कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके लिए स्कूल जो है वो बहुत सारे फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अब बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं उनसे, बहुत तरह के स्पोर्ट्स में उनसे भाग दिलवा सकते हैं, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगला होता है एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का जो मानसिक विकास है उसको बहुत अच्छी तरह से विकसित कराना और एक सही रास्ते की तरफ ले जाना ताकि वो क्राइम से दूर रहें, ये भी इस प्रकार की एजुकेशन देना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के एजुकेशन में हम बच्चों को हिस्टोरिकल्स या नेचर से संबंधित टूर में ले जा सकते हैं बच्चों को, जिससे उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। बच्चों से हम डिबेट, पोएम, आर्टिकल्स, ड्राइंग, रीडिंग, लर्निंग एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं और इनकी शिक्षा भी दे सकते हैं। अगला है एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे जो हैं इमोशंस के साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उन्हें कभी वो अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, मतलब ऐसे टॉपिक्स देने चाहिए जिससे बच्चा अपने आप से लिखे, अपने आप से सोचे विचारे, जिससे उसकी बुरी आदतें जो हैं वो हट जाएं और नई इमोशंस का विकास हो सके। इसके लिए हमें आर्ट, साइंस, म्यूज़िक या कल्चर प्रोग्राम्स का विकास करवाना चाहिए और इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगला है एजुकेशन ऑफ सोशल रिलेशन, बच्चा जो होता है ये अपने ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व रखते हैं और उसमें बहुत सारे थॉट्स, विचारों को भी सीखते हैं जब वो एक ग्रुप में रहता है। इसलिए जो स्कूल्स है उसको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, इस तरह ग्रुप्स बनाने चाहिए जिससे कि बच्चा जब उसमें मेंबर बने, एक सदस्य बने, तो एक एक्टिव मेंबर बन के आए और उसमें सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। अगला है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, हर एक बच्चा अलग अलग प्रकार का होता है। एजुकेशन जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब कोई तेज़ होता है, कोई धीमा, कोई किसी में अच्छा, कोई, तो हर एक व्यक्ति में क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई जुड़वा भी है तो उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिले, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो शिक्षा जो है हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर ही देनी चाहिए, सभी को एक ही तराजू से नहीं तोलना चाहिए कि सभी अगर एक अच्छा तो सभी अच्छे होंगे, नहीं, उसमें कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे, इसलिए उनको सबको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। अगला है एजुकेशन ऑफ लाइफ फिलॉसफी, शिक्षा इस प्रकार की देनी चाहिए कि बच्चे जो हैं अपने जीवन के दर्शन को बना सकें अच्छी तरीके से, अपना जो दर्शन है मतलब उनका जो वे है उसको अच्छे से चूज़ कर सकें और सही रास्ते पे जा कर के अपने लाइफ को अच्छा बना सकें, एक जिम्मेदार नागरिक बन के आए इस समाज के। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को एक सही रास्ता दिखाए, एक सही गाइडेंस और काउंसलिंग दे ताकि बच्चा जो है वो सही रास्ते पर जा सके। अगला है मोरल एंड रिलीजन एजुकेशन, शिक्षा ऐसी देनी चाहिए मतलब बच्चों को नैतिकता का विकास हो, जिसमें बच्चा ये जान सके कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर वो सही करता है तो उस पर उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। डिसीज़न मेकिंग, अपनी कोई भी समस्या आती है उसमें किस प्रकार का डिसीज़न लेना है, किस प्रकार से उस चीज़ को सही करना है या गलत करना है, उसके बारे में मॉरलिज्म का डेवलपमेंट हो, इसलिए स्कूल में मॉरलिटी का भी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब बच्चों को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि मॉरलिटी है क्या या उसके क्या है। प्रिवेंट क्राइम प्रैक्टिसेस अगला है, इसमें क्या होता है, क्राइम का मेन रीज़न
जो होता है एडोलसेंट स्टेज में, बच्चे अपराध तभी कर पाते हैं जब वो निराशा होते हैं। मतलब जो चीज़ उन्होंने चाही, उनको वो चीज़ यदि वो नहीं मिलती है तो वो निराशावादी हो जाते हैं, अर्थात निराशा की तरफ चले जाते हैं और वो अपने आप को ऐसा कुछ करने लगते हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो शायद क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को या पेरेंट्स जो भी हैं उनको बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर जो चीज़ देने योग्य है उसको दीजिए, अगर जो चीज़ नहीं देने योग्य है तो उसको समझाइए प्यार से और बताइए कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो वो मांग रहा है, और या फिर उसको बाद में देने के लिए कहिए, उसको कन्विंस करिए। आप उसको समझाएंगे तभी वो समझ पाएगा। इसलिए और तो अगर वो होपलेस मतलब होपफुल हो जाएगा तभी वो क्राइम से बच सकता है, और क्राइम करने से या क्रिमिनल जोन से बच्चे जो हैं वो बच सकते हैं। अगला होता है एडोलसेंट डायरेक्शन, मतलब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी टीचर को हायर करे जो बच्चों को गाइडेंस दे कि किस तरह से सही रास्ते पर चलना है, अगर आगे चल के हमें किस तरह से एक अच्छा सोशल बीइंग बनना है, एक सोशल क्रिएचर बनना है जो समाज के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को पर्याप्त और बहुत ही परफेक्ट गाइडेंस देनी चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। अगला है प्री प्रोफेशनल एजुकेशन। हर एक स्कूल में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए प्री प्रोफेशनल एजुकेशन की, बच्चे जो हैं वो प्रोफेशन से जाने से पहले ये समझ सके कि उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है या उनके लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये प्री प्रोफेशनल एजुकेशन है हमारा। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है एडोलसेंट स्टेज में? बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं पाता है। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं जो उन पे माँ बाप कंट्रोल करते हैं या टीचर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो उनसे आज़ादी चाहना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की जो सिचुएशंस है उसकी भी एक समस्या आती है, और मतलब भविष्य की चिंता उन्हें बहुत होती है कि हम भविष्य में किस प्रकार नौकरी प्राप्त करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। मोरल डेवलपमेंट की समस्या बहुत आती है कि किस प्रकार से उनमें नैतिकता का विकास हो, और सेक्स की समस्या भी देखने के लिए मिलती है एडोलसेंट स्टेज में। तो अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करनी है तो सबसे पहला यह है कि पेरेंट्स और टीचर को जो भी उसकी उपयोगी डिमांड्स है उसको पूरा कर देना चाहिए। अगर कोई अननेसेसरी डिमांड हो रही है, कोई अनुपयोगी डिमांड हो रही है तो उसको कंप्लीट ना करें, उसे समझाएं। अगर सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात करें तो बच्चे को प्रॉफिट और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएं। सेक्सुअल एजुकेशन को एडोलसेंट स्टेज में हर एक बच्चे को सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, उसके बारे में उसको बचाया जाए। वो जिससे प्यार करता है या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सपोर्ट करें, उसको समझाएं कि ये उम्र नहीं है, ठीक है। और उसकी जो फ्यूचर से संबंधित कोई भी समस्या है उसको गाइडेंस करें अच्छे से, अच्छे प्रकार से। ये भी देखें कि उसके आसपास में जो उसकी मतलब मित्रता है या दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो किस प्रकार से चल रही है, उस पर नज़र रखें। पर इस तरह नहीं कि वो अपने आप को इस तरह समझे कि मैं एक कैदी हूँ और मेरे को बांध रखा है, नहीं, उस इस तरह से समझे, उस बच्चों का फ्रेंड बनिए इस स्टेज में, ठीक है। तो ये होती है हमारी एडोलसेंट स्टेज। आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।